So today we are going to start the important chapter that is called P block elements. P block element बहुत ही important chapter है, that is P block part 2. P block इतना लेंथी है कि P block को बाइफरकेट किया गया था. 11th में आपने पढ़ा था P block part 1 और यहाँ पर आप लोग पढ़ रहे P block part 2. 12th का ये यूनिट ऐसा है कि जिसमें से JEE और नीट के क्वेश्चंस काफी आते रहते हैं, तो इसको अच्छे से याद करना है. हालांकि इसके अंदर काफी सारे क्वेश्चंस को हमें क्रैम करना पड़ेगा, जैसे प्रॉपर्टीज है, यूजेस है, बराबर है, इक्वेशंस लिख लिख के लर्न करने पड़ेंगे. लेकिन पेन घिसनी पड़ेगी क्योंकि तुरंत ही आपको 4 मार्क दिला सकता है अगर आपकी मेमोरी शार्प है तो, बराबर. पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर हम जानते हैं कि if the last electron is filling the p orbital then it is called p block element. सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन जो आपने पढ़ा था कहाँ पर, पीरियोडिक टेबल के अंदर. दूसरी बात कि हमें मालूम है कि p ऑर्बिटल जो है उसके अंदर टोटल मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसके अंदर 6 ग्रुप है, ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 18, बराबर. ये कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट है जो हम लोग अभी डिस्कस कर. और उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे कि p ब्लॉक की डेफिनेशन, तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लो. NH2NP1 से NH2NP6 अगर वहां पर है तो दैट इज p ब्लॉक एलिमेंट. मान लो कि बोरॉन ले लिया तो बोरॉन है 1s2 यानी आप देख सकते हो कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर फिल हो रहा है बेटा, p ऑर्बिटल के अंदर. यहां पर भी नियम में 1s2 तो आप देख सकते हो कि यहां पर भी लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर फिल हो रहा है, p ऑर्बिटल के अंदर. हालांकि यहां पर हीलियम एक एक्सेप्शन केस है, तो हीलियम जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, हीलियम 1s2 रहता है, लेकिन फिर भी इसको हम लोग p ब्लॉक एलिमेंट में कंसीडर करेंगे. चलो ठीक है, तो ये रही कहानी. इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अगर आपका NH2NP1 से लेकर NH2NP6 तक है, दैट इट इज कॉल्ड p ब्लॉक एलिमेंट. तो p ब्लॉक एलिमेंट जो है बाकी सबसे डिफर कैसे करते हैं, तो हमें ये मालूम है कि p ब्लॉक जो है बेटा उसके अंदर हमारे पास मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटल सारी चीजें अवेलेबल रहती है. बाकी S ब्लॉक के अंदर, D ब्लॉक के अंदर, F ब्लॉक के अंदर ज्यादातर वहां पर क्या पाया जाता है, मेटल्स, बराबर. तो इस तरह से आप लोग पढ़ेंगे. तो 4 ब्लॉक है, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक. अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं P ब्लॉक. मरकरी एक एक्सेप्शन केस है जो S, D और F के अंदर मान लो कि वो मेटल्स के फॉर्म में जो है, बराबर है, यानी सॉलिड के फॉर्म में नहीं रहता है, लिक्विड के फॉर्म में रहेगा. सो वी आर मूविंग ऑन दैट. P ब्लॉक के अंदर आप लोग पढ़ेंगे ग्रुप नंबर 13, फिर ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 15, 16, 17 और 18, बराबर है. चलो हम लोग स्टार्ट करें यहां से. अच्छा, तो यहां पर मैं लिख देता हूं हीलियम सबसे पहले, फिर यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे. तो आप देख सकते हैं कि यहां पर सबसे पहले आएगा बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और नीचे आएगा थैलियम. लास्ट में कौन सा एलिमेंट आएगा यहाँ पर, Tl यानी थैलियम, बराबर. तो ये जो है आपको याद होना चाहिए. मेमोनिक्स आपने याद किए होंगे 11 के अंदर. कैसे लर्न करते थे, बाल गंगाधर तिलक. बाल यानी क्या, ये वाले बाल नहीं भाई, बाल यानी बोरॉन और एल्यूमिनियम. गंगाधर, गंगा में IN भी आ जाता है, गंगा यानी गैलियम और इंडियम. और लास्ट में है थैलियम. इसके बाद एक नया एलिमेंट आया है, आप बोलोगे सर वो तो पढ़ा है नहीं, वो पढ़ेंगे बेटा, लेकिन वो ग्रुप नंबर 13 का इंडिविजुअल जब करेंगे तब हम लोग उसका डिस्कशन करेंगे. 14 के अंदर क्या आएगा भाई, 14 के अंदर लिखेंगे हम लोग कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लीड, बराबर. ऐसा ये सारे एलिमेंट्स आएंगे. इसको याद करेंगे, काशी गए सब पंजाबी, बराबर. फिर आएंगे क्या, अगर ये सब कुछ नहीं पढ़ा आप लोगों ने तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, बराबर. नपास हो जाओगे सब, नपास सभी, बराबर है. तो नपास सभी का मतलब होता है फेल होना. अगर नहीं पढ़ा तो की बात है ना भाई, आप लोग तो बहुत होशियार हो, आप हर रोज पढ़ते रहते हो, दिन रात एक करके पढ़ते रहते हो, तो आप तो आपकी तो बात ही बात. नपास सभी यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ. चलो फिर करेंगे हम लोग, अगर नहीं पढ़ा और कुछ ऐसा वैसा ऊपर ऊंच नीच हो गई
पापा के हाथ में डंडा आ गया तो पापा क्या करेंगे, उसी से टीपो। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, उसी से दे दनादन टीपने लगेंगे, बराबर। तो पढ़ाई चालू रखो। अच्छा, तो आपके मन में, बराबर है, कई बार मार पड़ती तो आपके मन में क्या आ जाती है, फूल कलियां बाहर आई। कौन? आंटी। आंटी को देखने का नहीं बेटा, आंटी तो बाहर आएगी, अपना काम करेगी, तो अपना पढ़ने का काम कर। फूल कलियां बाहर आई आंटी। चलो, उसके बाद क्या आएगा, हीलियम के बाद नियॉन, बराबर। हरभजन, अगरकर, कौन? वजन नहीं करने भाई, हरभजन, हरभजन, अगरकर, 0 रन, 0 रन बनाकर आउट। तो ये कुछ टेक्निक है जिससे आप इसको याद कर सकते हो। दूसरी टेक्निक में आपको सिखाता हूँ एटॉमिक नंबर याद करने की। जैसे कि यहाँ पर बोरॉन है बेटा, तो एक आधा नंबर तो याद होना चाहिए। घोंचो सर पूरे साल पढ़ते रहते हो तो कुछ 5 नंबर होता है बोरॉन। वेरी गुड। नंबर यानी एटॉमिक नंबर है, 5 नंबर है। इसके अंदर क्या ऐड करेंगे हम लोग, +8 कर दो तो ये हो जाएगा 13। इसके अंदर आप 18 करो तो ये हो जाएगा 31। इसके अंदर आप 18 कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 49। हाँ, मैथ्स चेक करते रहना बेटा, आपका मैथ्स बढ़िया है मुझे मालूम है। 32 तो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, बराबर है। तो ये जो चीज है बेटा, ये सारे के सारे आपके एटॉमिक नंबर आ जाएंगे। अगर आप 8, 18, 18, 32 ऐड करेंगे, वैसे तो स्टार्ट होता है, अगर यहाँ से देखो तो आपने अगर पहला ग्रुप पढ़ा होगा तो 2, 8, 8, 8 ऐसे करते थे। यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निक चेंज कर रहे हैं। फिर क्या करेंगे, बोरॉन के बाद कार्बन आएगा तो यहाँ पे लिखेंगे 6, बराबर है। फिर यहाँ पे लिखेंगे 7, उसके बाद ऑक्सीजन का क्या लिखेंगे, 8, 9 और 10। ये तो दुग्गी वाला है, ये एक्सेप्शनल केस है, बराबर। फिर क्या करेंगे हम लोग, चलो वापस लिखेंगे सिलिकॉन तो 13, तो एक ऐड करो 14, 15, बराबर है। फिर वापस हो जाएगा ये 16, 17 और 18 पे। चलो फिर जर्मेनियम वापस, तो ये 31 है, तो ये जर्मेनियम कितना हो जाएगा, 32। मुंह में दांत कितने तुम्हारे? हाँ, किसी के 32 नहीं भी होते हैं। अगर पापा ने जापड़ मार दिए 2-4 इधर उधर गिरे तो थोड़े कम हो जाएंगे। 32, 33, फिर आएगा 34, 34, 34, 35, 36। चलो ठीक है। फिर आएगा यहाँ से 49 है बेटा, तो 49 के बाद क्या आएगा, 50, 51, बराबर है। फिर 52, फिर आएगा 53, फिर आएगा 54। चलो थोड़ा सा राइटिंग छोटा है तो लैपटॉप में जूम करके देख लियो, बराबर है। 81, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, 82, यहाँ पर 83, ये 84, 85 और 86, बराबर है। तो इस तरह से ये बन गया पी ब्लॉक। यहाँ पर पी ब्लॉक खत्म। नहीं भाई, अभी पढ़ने का तो बाकी है। ये पी ब्लॉक का एक स्क्रीनशॉट हमने फ्रेम 1 में कंप्लीट किया, बराबर है। सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में आना चाहिए कि अब हम लोगों को आखिरकार पढ़ना क्या है। तो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर वी गो, ग्रुप नंबर 15। ग्रुप नंबर 15 के अंदर सबसे पहला मेंबर है नाइट्रोजन, फिर आएगा फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ और आएगा Mc, मॉस्कोवियम। क्या कहेंगे, मॉस्कोवियम। नाइट्रोजन जो है, अब एटॉमिक नंबर यहाँ पर लिखे हुए हैं तो यहाँ पर हम लोग रिपीट नहीं करेंगे, बराबर है। आप खुद चेक कर लेना। वी आर गोइंग फॉर द इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन। नाइट्रोजन में लिखेंगे हम लोग, इसका नंबर है 7, तो हो जाएगा हीलियम, बराबर है। हीलियम, हीलियम के बाद क्या लिखेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p3, बराबर। ये नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन हो जाएगी। 7 के बाद यहाँ पर हमारे पास 15 है, या वहां से भी लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा आपका नियॉन, 3s2, 3p3, साथ में लिखते रहिए। फास्फोरस जो है उसके अंदर आर्गन, बराबर। आर्गन के बाद कितने हो जाएंगे, देखो आर्सेनिक हमारा 33 है, ये हुआ 18, बराबर है। तो यहाँ पर आएगा बेटा 3d10, फिर आएगा 4s2 और 4p3 आ जाएगा। क्लियर है? हाँ, 33 के बाद हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर 51 है। चलो 51। अभी
यहाँ पर 51 जो है, उसके बाद आर्गन के बाद क्या आएगा, तो आर्गन हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन, फिर ये रहेगा 4d10 बराबर है, उसके बाद 5s2 और ये रहेगा 5p3। चलो उसके बाद की खुद लिखो, बिस्मथ की चालू करो। अभी ये तो तुम लिख सकते हो भाई, ये ऐसा थोड़ी है कि नहीं लिख सकते। लिखा कि नहीं, देखो लिखो। चलो इसका 83, इसका हो जाएगा 115 बराबर है। यहाँ हम लिखेंगे बिस्मथ की कंफिगरेशन जो है हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन ज़ेनॉन, ज़ेनॉन के बाद आएगा ये 5d10 के बाद क्या आएगा यहाँ पर 6s2 6p3 बराबर है। और देख लो एक बार 4f14 भी रहेगा यहाँ पर, तो 4f14 यहाँ से f सीरीज भी स्टार्ट हो जाती है ना, तो ये रहेगा 4f14, फिर रहेगा 5d10 6s2 6p3। मॉस्कोवियम की ट्राई करो। चलो बेटा मॉस्कोवियम जो है इलेक्ट्रॉन कंफिगरेशन, लिखा 115 के हिसाब से कितना होगा, बोलो क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर। ज़ेनॉन के बाद ये रहेगा बेटा रेडॉन बराबर है, फिर रहेगा 5f14, फिर यहाँ पर आ जाएगा 6d10 और ये रहेगा 7s2 7p3। सो दैट इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन ऑफ दैट। टाइटल डालो इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन, एलिमेंट, एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन। वैलेंस शेल की कन्फिगरेशन चेक करेंगे, 2s2 2p3 3s2 3p3 4s, ये यानी कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन को ऑब्जर्व करें, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन, तो ये रहेगा ns2 np3। आप लिख सकते हैं ग्रुप नंबर, यानी कि अगर हमें 15 वाला आइडेंटिफाई करना है तो हम लोग वैसे भी थोड़ा सा ट्रिक लगा सकते हैं कि 10 प्लस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर सब में वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 प्लस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन से जनरली क्या मिल जाता है, हमें ग्रुप नंबर मिल जाता है। कहाँ पर, पी ब्लॉक के अंदर। ऐसे कुछ भी ऐसे उटपटांग नहीं है, ट्रिक है। बोरॉन में जैसे कि 2s2 2p1 है, यानी वैलेंस में कितने 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 + 10 करो, ये 13 ग्रुप का एलिमेंट है, वो पता चल जाएगा आपको, ऐसा होता है। तो कोई भी ले लो आप, जैसे कि कार्बन का देख लो बराबर 1s2 2s2 2p2, तो वैलेंस में कितने 4 इलेक्ट्रॉन है, +10 करो 40 मिल जाएगा आपको। सो ये ट्रिक्स है जिससे आपको पता चल जाता है। सो दैट इज नफा सभी मक बराबर है, हीलियम 2s2 2p3, नियॉन 3s2 3p3, आर्गन 3d10 4s2 4p3। देखो यहाँ से थर्ड एलिमेंट से 3d की एंट्री हो गई, सेकंड एलिमेंट से थर्ड एनर्जी सेल आ गया, तो आपको पीरियड भी पता चल जाता है। जनरली आप देख सकते हो कि पीरियड में पीरियड नंबर जो है कहाँ से आपको पता चलता है, तो वो आप वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन देखोगे, उससे आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाना चाहिए बराबर है, कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन के हिसाब से आप पीरियड भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। मॉस्कोवियम जो है अभी अभी ढूंढा गया है, जिसका 115 है बराबर है। इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन याद कर लेना स्पेशली, क्योंकि नया नया है, इसकी केमिस्ट्री इतनी अभी इन्वेंट नहीं हुई है, तो उसके बारे में अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको मिलेगा। मैं इतना आपको यहाँ पर डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, सीधी सी बात है, क्योंकि हमें केमिस्ट्री पढ़नी है बेटा, वो जनरली नाइट्रोजन फास्फोरस की पढ़नी है। बाकी सारे एलिमेंट्स की अगर पढ़ने जाओगे तो एक ग्रुप में आप तो पागल हो जाओगे। तो मॉस्कोवियम जो है बेसिकली रेडियोएक्टिव एलिमेंट है बराबर है, और उसकी हाफ लाइफ भी रहती है, तो उसके लिए बहुत ही शॉर्ट हाफ लाइफ है बेटा उसकी, वो रेडियोएक्टिव एलिमेंट है बराबर, दैट्स इट। सो अब हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं कि ग्रुप 15 के एलिमेंट जो है उसके अंदर इसके जो है, मान लो कि ओस कौन कौन से, यानी किसमें से ज्यादा नाइट्रोजन कितने परसेंटेज एयर में प्रेजेंट है, वो सब डेटा अभी मैं आपको लिखवा रहा हूँ और समझा देता हूँ। नाइट्रोजन फैमिली हम लोग ग्रुप 15 के बारे में डिस्कस करेंगे। नाइट्रोजन फैमिली इसलिए कहते हैं कि सबसे पहला मेंबर जो होता है वो नाइट्रोजन होता है। जिस ग्रुप का पहला मेंबर जो भी हो उसके अकॉर्डिंग उसका नाम दिया जाता है।
जैसे कि आप देख लो ग्रुप 13 से 18 की बात कर रहा हूँ मैं। 13 के अंदर बोरॉन फैमिली कहेंगे, 14 जो है बोरॉन के बाद कार्बन फैमिली, फिर नाइट्रोजन फैमिली, फिर ऑक्सीजन फैमिली, 17 वैसे ही हेलोजन है, बराबर है। हेलोजन जो है वो उसका एक नाम दिया है, पूरे ग्रुप 17 को हम लोग हेलोजन कहते हैं, बराबर है। और 18 जो है वो इनर ग्रुप एलिमेंट्स है। सो इनर ग्रुप when you move from top to bottom, non metal to semi metal यानी मेटलॉइड्स, और नीचे जाते जाते मेटलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है। ये एक जनरल इंफॉर्मेशन है, क्यों होती है, क्या होती है, वो अभी हम लोग एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज जब डिस्कस करेंगे तब कर ही लेंगे। अच्छा, तो हमें पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन फास्फोरस ये दोनों जो है बेटा वो नॉन मेटल्स है यहाँ पर, बराबर। ये क्या है, नॉन मेटल्स। फिर क्या आएगा, ये मेटलॉइड्स, और ये लास्ट वाला जो है वो मेटल, इसलिए लिखते हैं कि नॉन मेटल टू सेमी मेटल, देन मेटल। नाइट्रोजन जो है 78% बाय वॉल्यूम रहता है। नाइट्रोजन जो होता है वो 78% बाय वॉल्यूम रहता है एयर के अंदर, ये हमें मालूम है। नाइट्रोजन फ्रॉम अर्थ क्रस्ट लिखा हुआ, ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने शॉर्ट में लिखी है कॉन्क्रीट, तो आपको अच्छे से याद करनी है। नाइट्रोजन फ्रॉम अर्थ क्रस्ट जो है उसमें सबसे पहला जो है वो कौन सा होता है, तो इसको हम लोग NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट, बराबर। इसको याद करेंगे कैसे, NaNO3, नैनो गाड़ी का तीसरा मॉडल NaNO3, बराबर। NaNO3 लर्न कर लो। चिली सॉल्ट पीटर, बराबर, ये चाइना का पीटर भाई है, चिली सॉल्ट पीटर। नीचे है कानो3 यानी KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, एंड इट इज इंडियन सॉल्ट पीटर। तो पहले NaNO3 और कानो3। NaNO3 चाइना वाला पीटर है, और ये काना यानी इंडियन काना है ना। चलो ठीक है। फास्फोरस के अंदर क्या आएगा, एपेटाइट मिनरल। एपेटाइट मिनरल जो है बेटा वो कैल्शियम के बेसिस पे, फास्फोरस तो मेन एलिमेंट है उसके अंदर, लेकिन कैल्शियम का एक सॉल्ट है। अब कैल्शियम में आप जानते हो Ca+2 का PO4 -3 होता है, तो कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 ट्वाइस डॉट CaX2। यहाँ पर जो X है ना उसी का खेल है, ये पूरा हमने लिखा है वो एपेटाइट मिनरल का फॉर्मूला है। चलो ठीक है। X अगर फ्लोरीन है तो फ्लोर एपेटाइट हो जाएगा। फॉर्मूला में क्या चेंज आएगा, तो यहाँ X जो है उसकी जगह फ्लोरीन रख सकते हो, क्लोरीन या तो OH रख सकते हो। तो दैट इज ऑल अबाउट द फ्लोर एपेटाइट और हाइड्रोक्सी एपेटाइट। चलो फिर फास्फोरस जो है एनिमल, प्लांट्स और बोन्स के अंदर पाया जाने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। फॉस्फोप्रोटीन इज प्रेजेंट इन एग्स एंड मिल्क, इसलिए बोलते हैं ना कि अगर फास्फोरस की कमी है तो आप अंडे और दूध पिया करो बेटा। फिर एलिमेंट है और उसका कुछ टेबल बनाया हुआ है, एलिमेंट और चीफ मिनरल्स का टेबल है, मतलब जिसके फॉर्मूला आपको याद करना है। हालांकि लास्ट के 3 आपके CBSE NCERT में है नहीं, बराबर। स्टेट बोर्ड, गुजरात स्टेट बोर्ड का कंटेंट है, जैसा दिया हुआ है एज इट इज मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, तो आप अपने हिसाब से उसको लर्न कर सकते हो। तो नाइट्रोजन के अंदर क्या आएगा बेटा, तो एक आएगा 78% बाय वॉल्यूम, जो अभी हमने देखा। NaNO3 KNO3 ये आ चुका है, रिपीट नहीं करूंगा। फास्फोरस के अंदर 60% होता है बोन्स के अंदर एंड टीथ के अंदर। दूसरा यहाँ पर जनरल फॉर्मूला लिखा है, ये किसका फॉर्मूला है, एपेटाइट का फॉर्मूला है ये, बराबर, एपेटाइट का। आर्सेनिक जो है बेटा, आर्सेनिक के अंदर क्या आ जाएगा, आर्सेनिक के अंदर आप देखते जाओ, यहाँ पर क्या जनरली ये तीनों के जो ओस होते हैं वो सल्फाइड ओस ज्यादातर रहते हैं, तो आप देख ही सकते हो ना, यहाँ पर है ही हमारे पास। तो आप देखो AS4S4 यानी 44 लर्न कर लेंगे, जिसको रेलगर कहते हैं। और यहाँ AS2S3, ये फॉर्मूला आपका कौन सा है, AS2S3, तो दैट इज ऑर्पिमेंट। और ज्यादातर यूज होता है वो FeAS2 यानी आर्सेनोपाइराइड्स। क्या यूज करेंगे, आर्सेनोपाइराइड्स। तो आपको कुछ करना ही नहीं है, आर्सेनिक लिखना है, सल्फर लिखना है, एक बार 44 लिखना है और एक बार 23 लिखना है, बराबर। उस तरह से आप इसको अच्छे से यह लर्न कर सकते हो। चलो ठीक है। फिर एंटीमोनी, तो Sp2S3 दैट इज T-बाइन लिखा हुआ है, Sp2O4 एंटीमनी, और किसकी ओर, तुम्हारी ओर, मेरी ओर नहीं, एंटीमनी ओर। तो ये Sp2S3 T-बाइन लिखा हुआ है, Sp2O4 यानी कुछ नहीं है, सल्फाइड में 23, यहाँ पर 24 है, दैट इज एंटीमनी ओर। बिस्मथ जो है उसके अंदर कौन सा आ जाएगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर Bi2S3 बिस्माइट है, बिस्मुथाइन, BiO twice CO3 दैट इज बिस्मुस्पा, एंड Bi2O3 दैट इज बिस्माइट।
तो इस तरह से ये टेबल जो है वो आपको याद करना है। लास्ट के 3 एलिमेंट जो है वो CBS में नहीं है, पहले दोनों आप कर सकते हो। देन वी डिस्कस एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द एटॉमिक प्रॉपर्टीज। एटॉमिक प्रॉपर्टीज जो है वो आपने काफी हद तक पढ़ी हुई है, बराबर है। जैसे कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो गई, एटॉमिक रेडियस हो गई, कोवेलेंट रेडियस हो गई, आयोनिक रेडियस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब हम लोग पर्टिकुलर ग्रुप नंबर 15 के लिए भी देखेंगे। जनरल साइंस में बहुत ही इजी रहता है। जैसे कि मान लो कि लेफ्ट राइट अगर हम लोग आ रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज होती है, टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस और आयोनिक रेडियस दोनों इंक्रीज हो जाती है, बराबर है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमने लिखा हुआ है सबसे पहले कि एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई, तो ये टाइटल आप लिख सकते हैं, एटॉमिक आयोनिक रेडियाई ऑफ ग्रुप 15 इज स्मॉलर देन ग्रुप नंबर 14, बराबर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब तुम ग्रुप 15 की ओर आते हो, बराबर है, तो एटॉमिक रेडियस छोटी हो जाती है। इसका रीजन क्या होगा, आप ही मुझे बताओ कि इसका रीजन क्या हो सकता है। क्या रीजन हो सकता है? अगर आप छोटा सा कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे कि यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर नाइट्रोजन है, इसमें क्या लिखेंगे हम लोग? लिखेंगे हीलियम 2s2 2p2 लिखेंगे। 6 है ना, ये 7 है मेरा। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग? हीलियम 2s2 2p3। तो आप देखो कि यहाँ पर फर्स्ट एनर्जी लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन है, बराबर है, ये हीलियम के। यहाँ पर टोटल इसके 4 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हो गए कार्बन के अंदर। आप देख सकते हो कि यहाँ से हम लोग नाइट्रोजन में जब आते हैं ना, तो कुछ होता नहीं है एक्स्ट्रा। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जो थे सेकंड एनर्जी लेवल में, वहां पर ही ये n=1 है, ये n=2 है, बराबर। तो आप देख सकते हैं कि सेकंड एनर्जी लेवल में ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वहां पर ऐड हो रहा है। तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है उसमें कोई खास फर्क पड़ा नहीं पड़ा, यानी कि यहाँ से यहाँ गए तो सिर्फ क्या हुआ कि 6 में से 7 हुआ, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़े, इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज भी बढ़ा। तो लेफ्ट राइट जब जाते हैं तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के डिस्टेंस में कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो इसके अंदर प्रोटॉन है वो बढ़ जाते हैं। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे न्यूक्लियस का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा? अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो अट्रैक्शन बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज इज आल्सो इंक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है। तब वहां पर अपने हिसाब से मेंशन कर सकते हो कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बेटा न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, एंड इलेक्ट्रॉन लेफ्ट राइट जो है न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इज एंटर इनटू द सेम सेल, दैट्स व्हाई व्हाट हैपन, द एटॉमिक और आयनिक रेडियस विल बी डिक्रीजेस, दैट्स इट। So atomic ionic radii of group 15 is smaller than that of group 14. That is the reason, only reason. Okay. Next है top to bottom. So we know that from top to bottom, when we move from top to bottom, the atomic or ionic radius will be increases. Okay. So on moving down the group, covalent radius और ionic radius increase होती है। इसका reason समझाने से पहले ये जो तुम्हारे NCERT में डेटा है उसके अंदर ध्यान से देखो। तो सबसे पहले आप ये ऑब्जर्व करो कि नाइट्रोजन की जो रेडियस है, बराबर है, कोवेलेंट रेडियस जो है यहाँ पर 70 है और बिस्मथ की 148 है। तो एक जनरल टेंडेंसी क्या है बेटा? टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रही है। हाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, सारी इंक्रीज हो रही है। लेकिन एक बात अगर आप ऑब्जर्व करो तो इसके अंदर क्या हो रहा है? तो 70 से 110 यानी शार्प इंक्रीज हुआ। टॉप टू बॉटम में भी इंक्रीज में भी देखना पड़े ना, यहाँ से यहाँ आओ तो आप देखोगे वैल्यू के अंदर जो है इंक्रीज हुआ, लेकिन इतना नहीं हुआ। सो कंसिडरेबल इंक्रीज इन नाइट्रोजन टू फास्फोरस बट स्मॉल इंक्रीज इन आर्सेनिक टू बिस्मथ भी बहुत ही छोटा सा है, लेकिन यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि स्मॉल इंक्रीज फ्रॉम फास्फोरस टू आर्सेनिक, बराबर है। चलो, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ये सीख रहे हैं कि क्या हो रहा है। ओके, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप बेसिकली होता क्या है कि एटॉमिक साइज जो होती है वो बढ़ जाती है, कोवेलेंट रेडियस तो इंक्रीज होनी ही है, लेकिन मेन बात क्या होती है बेटा? तो अगर आप देखेंगे इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जो है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, सारा खेल इसके ऊपर टिका हुआ है। नाइट्रोजन में क्या होगा? यहाँ पर हीलियम है 2s2
और ये हो जाएगा 2p3 बराबर है। यहाँ पर फास्फोरस है तो नियोन आएगा 3s2 3p3 बराबर। आर्सेनिक है हीलियम नियोन आर्गन 3d10 4s2 4p3 बराबर है। उसके बाद अगर मैं एंटीमनी के बारे में लिखूं तो हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टॉन 4d10 then it will be 5s2 5p3 5s2 5p3 बराबर। अच्छा बिस्मथ के अंदर हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टॉन 0 यानी जेनॉन आ जाएगा। और यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 4f14 5d10 6s2 6p3। तो इस तरीके का कुछ सिनेरियो है जिससे आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है। चलो ध्यान से देखो। तो नाइट्रोजन से फास्फोरस जब आप आते हो तो उसकी एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है, बट ऑब्वियस है। तो आप देख सकते हो कि इंक्रीज इन कोवेलेंट रेडियस जो है ना फ्रॉम नाइट्रोजन टू फास्फोरस इज नॉट ओनली ड्यू टू द एडिशन ऑफ न्यू एनर्जी शेल। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर n=2 था, यहाँ पर n=3 हो रहा है। तो सबसे पहली बात, कोई भी ग्रुप के अंदर जब आप टॉप टू बॉटम आते हो तो क्या सीखना है कि एक नया एनर्जी शेल ऐड हो रहा है। यानी कि बेटा मान लो कि यहाँ नाइट्रोजन के अंदर ये इलेक्ट्रॉन कुछ यहाँ पर थे, तो फास्फोरस के अंदर वो इलेक्ट्रॉन दूर चले गए क्योंकि नया एनर्जी शेल ऐड हुआ इसके अंदर। n=2 n=3 ये रहा न्यूक्लियस, ये सेकंड में इलेक्ट्रॉन है, यहाँ न्यूक्लियस और ये 3। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस में फर्क क्या पड़ता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जा रहा है। दूर जाने का मतलब ये हो जाता है कि जो है एक्सपांड करेगा बराबर, ये सीधी बात है। तो इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ पर कोवेलेंट या तो आयनिक रेडियस जो है वो सीधी सी बात है इंक्रीज होगी, और वो बहुत बड़ा इंक्रीज हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो एक तो बात है एडिशन ऑफ न्यू एनर्जी शेल, बट ऑल्सो स्ट्रॉन्ग शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ s एंड p इलेक्ट्रॉन। यानी कि यहाँ पर जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन होंगे वो किसके होंगे, s इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पर भी s इलेक्ट्रॉन है, p इलेक्ट्रॉन भी है, लेकिन इनिशियल इलेक्ट्रॉन कौन से 3s इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ नियॉन में भी s और p इलेक्ट्रॉन्स है। तो s और p इलेक्ट्रॉन की स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे पावरफुल होती है। स्क्रीनिंग इफेक्ट पावरफुल होने का मतलब है कि वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्ट होता है, लेकिन बहुत ही कम अट्रैक्ट होता है, क्योंकि वहां पर उसको शील्डिंग इफेक्ट का मतलब कि उसको पुशअप करना बराबर है। तो अंदर के सेल के इलेक्ट्रॉन स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस लेस अट्रैक्शन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस ड्यू टू इनर्शियल इलेक्ट्रॉन। यानी कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्शन कट ऑफ हो जाता है ड्यू टू इनर्शियल इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है बेटा वो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि दैट इज strong shielding effect for s and p electron, and that's why what happened from nitrogen to phosphorus, ये जो है वो बहुत ही बड़ा चेंज आ रहा है 70 to 110 बराबर है। तो नाइट्रोजन टू फास्फोरस कंसिडरेबल इंक्रीज दिख रहा है हमें। अच्छा अभी आप लोग देखो कि यहाँ से यहाँ पर इतना बड़ा नहीं है, 110 से 121 हुआ, यानी कितना बड़ा बोला आप लोग बराबर 11। 121 से 141 आप देखो यहाँ पर जो है थोड़ा सा हमें दिख रहा है 20 का, फिर यहाँ से यहाँ तो बहुत ही कम है। तो इसका मतलब है इसके अंदर वेरिएशन क्यों आ रहा है बराबर। तो हमें मालूम है कि यहाँ पर जो है इसमें d ऑर्बिटल है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। आर्सेनिक में जैसे ही आते हो d ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो d ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और d ऑर्बिटल और यहाँ पर f ऑर्बिटल जो है बेटा उसकी स्क्रीनिंग इफेक्ट कैसी हो जाती है, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है कि न्यूक्लियर चार्ज का यहाँ से यहाँ पर आने पे d और f ऑर्बिटल की पुअर शील्डिंग इफेक्ट एज वेल एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है उसकी वजह से क्या होगा कि वहां पर अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो मान लो कि यहाँ से यहाँ सही में एटॉमिक साइज जो है ना वो डिक्रीज हो जाती है बराबर है। तो लेकिन हालांकि वहां सामने हम देख रहे हैं कि न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है बराबर है। तो इंक्रीज होगा सही, लेकिन कैसा होगा, कम इंक्रीज होगा। व्हाट इट, अब उसको देखो वर्ड्स में कैसे लिखेंगे। स्मॉल इंक्रीज फ्रॉम आर्सेनिक टू बिस्मथ, ये हमें दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है लेकिन स्मॉल हो रहा है। इट इज ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाय डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द इनर शेल। यानी कि इसमें क्या कहते हैं बेटा कि ये जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है, क्या लिख रहे हैं, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाय डी एंड एफ। तो डी जो है ये इसको पुल तो कर रहा है बराबर, उसको स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब क्या,
ये अंदर के इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर रहे हैं, रिपल्सन करेंगे। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन हो रहा है, तो डी इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को रिपल कर रहे हैं, लेकिन जो है रिपल्सन का मैग्नीट्यूड बहुत ही कम है। इसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस की ओर ज्यादा अट्रैक्ट रहते हैं। तो यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है पुअर शिलिंग इफेक्ट बराबर ऑफ DNF ऑर्बिटल बराबर है और DNF ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द इनर शेल। एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंस, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस which क्या करेगा, reduce the effect of addition of new energy shell to the some extent। यानी कि ये कहना चाहता है कि चलो पुअर शिलिंग इफेक्ट हुई, इसकी वजह से बाहर के जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन थे न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्ट होने लगे, तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होनी चाहिए, लेकिन साथ में वहां पर प्रोटॉन्स भी, न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है, बराबर है। तो ये कहना चाहता है कि इसकी वजह से इंक्रीज जो होगा वो स्मॉल होगा। इंक्रीज तो होगा बट ऑब्वियस है, क्योंकि नया एनर्जी शेल है। नया एनर्जी शेल आने से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन दूर चले जाते हैं, तो टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है। ड्यू टू दैट जनरल टेंडेंसी में क्या होता है कि टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज होती जाती है, और साथ में उसकी रेडियस जो है वो भी इंक्रीज होती जाती है। लेकिन इंक्रीज बड़ा है कि छोटा है, उसके लिए ये हमने रीजनिंग डिस्कस की, बराबर है। तो आई होप कि ये पॉइंट्स आपको बहुत ही हेल्प करेंगे टू अंडरस्टैंड द एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस, बराबर। ये बहुत ही छोटी बात है बेटा, अब इसको अच्छे से आप याद करके लिख सकते हैं, बराबर। फटाफट फिर से एक बार आप देख लो, यहाँ से यहाँ जो है वो कंसिडरेबल इंक्रीज दिख रहा है। इट इज नॉट ड्यू टू ओनली द एडिशन ऑफ न्यू एनर्जी शेल। नए एनर्जी शेल ऐड होना है यानी इंक्रीज तो होना है, वो पक्का है, ज्यादा या तो कम यही सोचना है, बराबर है। तो देखो कंसिडरेबल इंक्रीज फ्रॉम नाइट्रोजन टू फास्फोरस इज नॉट ड्यू टू द एडिशन ऑफ अ न्यू एनर्जी शेल बट आल्सो द स्ट्रॉन्ग शिलिंग इफेक्ट ऑफ SnP, यानी Sp का स्ट्रॉन्ग शिलिंग इफेक्ट, पुशअप रिपल्सन ज्यादा यानी कि इंक्रीज हुआ, अच्छा सा हुआ। नेक्स्ट टू दैट आगे जब जाओगे नीचे नीचे जैसे टॉप टू बॉटम जाओगे तो क्या होगा, एडिशन नई ऑर्बिटल्स कौन सी आ रही है, DNF जो ऑर्बिटल से बेटा उसकी शिलिंग इफेक्ट पुअर है, यानी कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में पुअर शिलिंग इफेक्ट की वजह से रिपल्सन कम हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की ओर थोड़े से अट्रैक्ट ज्यादा होंगे। लेकिन नए एनर्जी शेल में है, इसकी वजह से क्या होगा कि वहां एक्सपांड तो होगा लेकिन कम होगा, एंड दैट्स व्हाई वी सी दैट आर्सेनिक टू एंटीमनी, एंटीमनी टू बिस्मथ जो जा रहा है वो कंपेयर टू दैट जो उसका इंक्रीज है वो बहुत ही छोटा सा है। सो दैट इज हाउ द डिस्कशन इज गोइंग ऑन, बराबर। तो यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए।